और अब खबर देख लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की खबर की। धनबाद के बलियापुर प्रखंड में हालात तनावपूर्ण है। यहां पर आमझर गांव में बनाए जा रहे श्मशान घाट के विरोध में ग्रामीण गोलबंद होकर विरोध जता रहे हैं। विरोध की तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। फिलहाल तनाव को देखते हुए सिंदरी एसडीपीओ के साथ अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर कोविड-19 संक्रमित मरीजों की मौत के बाद अंतिम संस्कार की प्रशासन की ओर से श्मशान घाट बनाया गया है, जिसका विरोध यहां के ग्रामीण कर रहे हैं और इसी के दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिला पुलिसकर्मी एक महिला को लेकर जा रही है। जो एमएचए के अनुसार जो भी गाइडलाइन है आपदा के संबंध में और डिस्पोज करने के लिए हम लोगों ने उसमें सुविधा के हिसाब से अत्यधिक उसमें जो है सहूलत रखा है और उसमें सुरक्षा की दृष्टि को सर्वोपरि रखा है, प्राथमिकता दी है। और यहाँ पर चूंकि हम लोग पीएमसीएच से बाईपास के थ्रू आएंगे और आबादी टच लगभग नहीं और बहुत कम करेंगे इसमें, जिसकी वजह से ये साइट को पसंद किया गया है प्रशासन के द्वारा। स्थिति नियंत्रण में है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। हम लोग कार्य जारी रख रहे हुए हैं। इस क्षेत्र में ऐसे भी लॉकडाउन और एंडेमिक को देखते हुए हम लोगों ने धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी संख्या में लोग आज जमा हो रहे हैं, जिसके कारण कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने की खतरा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने धारा 144 है। दिलीप हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। दिलीप, एसडीओ साहब कह रहे हैं हालात नियंत्रण में है, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, जब से अभी थोड़ी देर पहले एसडीओ खुद पहुंचे और वो पूरे इलाके में आमझर पंचायत जो पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया गया, उसके बाद स्थिति सामान्य है, लेकिन ग्रामीणों के अंदर विरोध देखा जा रहा है। और ये विरोध उनके इलाके में शमशान घाट बनाने को लेकर के है, क्योंकि जो भी कोविड मरीज की मौत धनबाद में हो रही है, पिछले कई दिनों में अब तक 7 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो उनका अंतिम संस्कार करने को लेकर के प्रशासन ने निर्णय लिया था और आमझर इलाके को चिन्हित किया गया था। हालांकि ग्रामीण जो वो कह रहे हैं कि इसके दूर जाकर बनाए, क्योंकि बगल में स्कूल है, बगल में ग्रामीण है और कोविड का संक्रमण अगर बाद में फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दिलीप, लेकिन क्या ग्रामीण ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो स्थान चयनित किया गया है वो दरअसल एनएचआई के गाइडलाइंस को पूरा ध्यान में रखकर किया गया है और उस हिसाब से तमाम नियमों का गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और तब यहाँ पर बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ग्रामीण भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि जो कोविड महामारी है उसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो आम लोगों के हित में। उनका कहना है कि जिस इलाके को चिन्हित किया गया है उससे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आसपास की आबादी नहीं है और आबादी का उधर आवागमन नहीं होता है। थोड़े से इस जगह को विस्थापित किया जाए, कहीं और इस काम को किया जाए, लेकिन इसको लेकर के जब जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो देर रात से ग्रामीण एकजुट हुए और आंदोलन की रणनीति बनाए और आज पूरे हरवे हथियार के साथ लैस होकर के घटनास्थल पे पहुंचे, कार्य को बाधित किया और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि धनबाद सिंदरी के अलावा धनबाद जिले के अतिरिक्त सुरक्षा बल को वहां पे तैनात करना पड़ा। लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई, झड़प इस कदर बढ़ गई कि पूरे मामले को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी बिल्कुल दिलीप, और सवाल ये भी है दरअसल कि हर जगह पर अगर इसी तरह से विरोध होता रहा, हमने देखा कि रांची में शव को दफनाने को लेकर विरोध हुआ था और कितनी मुश्किल का सामना वहां पर पुलिस को करना पड़ा था, और यहां पर भी लोग ये कह रहे हैं कि कहीं और जगह चयन करें, कहीं और अगर चयनित किया जाता है वहां पर भी इस तरह से विरोध होता है, तो फिर प्रशासन आखिर करे तो क्या करे? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रखंड पदाधिकारी हैं, जो इलाके के सीओ हैं, वो अभी लोगों के साथ बैठे हुए हैं। लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कमोबेश अगर इस जगह से कहीं और अगर हम शमशान घाट बनाएंगे और कहीं कब्रिस्तान बनाएंगे तो उन इलाकों में भी विरोध होगा। तो विरोध को लेकर के समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये समझाने की कोशिश क्या रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इलाके में प्रशासन ने एहतियात के तौर पे धारा 144 लगा दिया है और जो भी आपत्तिजनक स्थिति में या फिर जो भी गलत पाए जाएंगे, जो पुलिस के सामने पुलिस के कार्य को लेकर के रोकथाम करेंगे या फिर जिला प्रशासन के कार्य में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एसडीओ अभी भी वहीं पे मोर्चा संभाले और ये वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है उस आरोप को लेकर के क्या वो निष्कर्ष निकालते हैं या फिर जिस जगह को उन्होंने चयनित किया है उसी जगह को फिलहाल कोविड जो मृत होंगे उनको दफनाने या फिर उनको जलाने का
विधि वहां पे शुरू करेंगे। जी, हम तस्वीरों जो देख पा रहे हैं वहां पर बहुत ही एक भगदड़ की स्थिति वहां पर बन गई दिलीप, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी अब चूंकि धारा 144 वहां पर लगा दी गई है तो क्या अब सारे लोग उसको पालन कर रहे हैं, घरों में अपने चले गए हैं या फिर अभी भी घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना का देखिए कितना प्रकोप बढ़ रहा है, झारखंड में भी रोज रोज मामले बढ़ रहे हैं और इस तरह से अगर भीड़ लगाएंगे तो खुद लोग कोरोना से संक्रमित होंगे, ये नहीं समझ रहे हैं। देखिए, पुलिस ने जब कड़ा रुख अख्तियार किया और ग्रामीणों का रुख देखते हुए जब झड़प हुई, झड़प के बाद लाठीचार्ज किया तो उसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई और इस घटना के बाद लोगों के अंदर भी डर समाया हुआ है और खौफ भी है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के खौफ है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर के खौफ है और फिलहाल वो उस इलाके से हट गए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि फिर रणनीति क्या ग्रामीण बनाते हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को किस तरह से मना पाता है। बातचीत कह रहे हैं दिलीप की यहाँ पर की जा रही है, अब नजर इसी बात पर रहेगी कि स्थिति कैसे यहाँ पर सामान्य होती है, क्या वाकई श्मशान घाट यहाँ पर बनाया जा पाता है। बहुत धन्यवाद दिलीप इस जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य हो जाए। बात करेंगे अगली खबर की, साहेबगंज से खबर, जहां अपराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल एएसआई चंद्राय सोरेन आज शहीद हो गए। रांची के मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। शहीद एएसआई को जैप 1 ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही डीजीपी एमवी राव और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने शहीद परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि साहिबगंज के बरहेट में 27 जून को अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। यहां पुलिस अगवा व्यवसायी को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने पहुंची थी। इस मुठभेड़ में एएसआई चंद्राय सोरेन घायल हो गए थे। घायल होने के बाद एएसआई को हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम विदाई देने के लिए हम लोग एकत्रित थे। उनके परिवारजन भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी बात हुई है और आज इस दुख के घड़ी में उनके परिवारों के साथ सरकार प्रशासन खड़ी है और उनके मान सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाएगा। और गुमला से एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक युवती ने पुलिया के नीचे एक बच्ची को जन्म दिया। स्थानीय लोगों की मदद से जच्चा बच्चा को उठाकर चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस युवती के साथ 8 महीने पहले दुष्कर्म हुआ था, लेकिन उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मातृत्व किसी युवती के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन ये युवती मां बनकर भी उदास है। युवती की गोद में नवजात बच्ची है, लेकिन चेहरे पर उदासी। युवती के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि ये बच्ची तो उसी की है, लेकिन इसका पिता कौन है? क्या इसके पिता वो दरिंदे हैं जिसने इसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी? ये युवती आज भी उस हादसे से नहीं उबरी है जो उसके साथ 8 महीने पहले हुआ। बच्ची के जन्म के साथ ही उस खौफनाक वारदात की एक तस्वीर आज फिर डराने लगी है। युवती ने गुमला के चैनपुर में एक पुलिया के नीचे इस बच्ची को जन्म दिया। लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। पुल के नीचे बच्चे को जन्म दी थी लड़की। हाँ, उसके बाद आप ही डिलीवरी करवाए? हाँ, उसके बाद हमको चौकीदार बुलाने गया। आप ही लेकर के हॉस्पिटल आए यहाँ? हाँ, डिलीवरी हो गया था, लेकिन प्लासेंटा सब नहीं निकाला गया था। फिर 108 उसको लेकर आया। फिर हम लोग यहाँ पर चिकित्सा दल मिल करके उसका सब टोटल मैनेज कर रहे हैं। और बच्चे का वजन थोड़ा कुछ कम है, 1 किलो 900 ग्राम। युवती रांची के सेंट पॉल कॉलेज में बीए की छात्रा है। वो रांची में ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीजा गौतम गुप्ता के यहाँ काम करती थी। एक दिन जब वो रांची से डुमरी के लिए निकली तो रास्ते में 4 लड़कों ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन युवती ने उस वारदात के बारे में किसी को नहीं बताया। लड़की की मां भी उस घटना से खुद को अनजान बताती रही, लिहाजा अब तक गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तो के तो तोहरे हम देखभाल करा बेटा। ओके तो मैं कहाँ कौन सरकार देख देगी बता मैंने। अब मैं जानते ना हूँ कैसन का लग सके, कैसन में का वैसे उनके तोहरे हम देखभाल करा।
8 महीने बाद युवती ने चैनपुर में एक पुलिया के नीचे इस बच्ची को जन्म दिया। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई और युवती को सुरक्षा और सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान उसको कहीं बता रही है कि हमको और मांझी ले गया और मांझी के किसी सुनसान जगह में उसके साथ 2 व्यक्ति ने दुष्कर्म किया और 2 व्यक्ति गाड़ी में बैठे हुए थे। ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसी घटना में जो भी संलिप्त व्यक्ति हैं उनको प्रशासन से मांग करता है कि उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, खोज पड़ताल करनी चाहिए। युवती के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। आदिवासी और आदिम जनजाति की युवती के साथ हुई और हैवानियत के गुनहगार अब तक खुलेआम घूम रहे हैं, जो समाज की संवेदना पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब तक युवती बताएगी नहीं कि कौन थे आरोपी, तब तक कार्रवाई कैसे हो पाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कोरोना से बचने के लिए देश भर में जनता को जागरूक किया जा रहा है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने, सैनिटाइज करने जैसी तमाम नसीहतें दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि इसका पालन नहीं करना कानून का उल्लंघन है। कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन क्या यही कानून सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के आगे बौनी है या फिर ये कर्मचारी खुद को कानून के ऊपर मानते हैं? पलामू का डीसी कार्यालय कुछ यही कहानी बयां कर रहा है। झारखंड में एक तरफ जहां सरकार और उसका पूरा अमला लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और नहीं पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है, वहीं सरकारी महकमे में ही काम करने वाले लोग सरकार के आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं, उसकी बानगी देखिए। हम आपको पलामू डीसी ऑफिस लेकर चल रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से आपदा नियमों का खुलेआम उल्लंघन चल रहा है। देखिए पहली तस्वीर, 3 मेज और तीनों पर बैठे 3 कर्मचारी, लेकिन किसी के मुंह पर मास्क नहीं। दूसरी तस्वीर, 2 महिला कर्मचारी एक टेबल पर बैठकर काम कर रही हैं, लेकिन मास्क नहीं है। तीसरी तस्वीर, एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी, मास्क नदारद। अब हम आपको कार्यालय के दूसरे कमरे में लिए चलते हैं। यहाँ 3 कर्मचारी बैठे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मास्क नदारद। मास्क नहीं पहने कई कर्मचारियों को आपने तो देख लिया, लेकिन अब उनकी दलील सुनिए। चोरी और सीनाचोरी की कहावत तो आपने सुनी होगी, अब देख लीजिए। आप किसके परमिशन से यहाँ पे आए, आप मेरे को ये बताइए। दूसरी चीजें जो आप परमिशन से आ जाता है क्या? बिल्कुल परमिशन से आ जाता है। ये कोई पब्लिक पार्क तो है नहीं। हम लोग को ये पार्क है क्या, मेरे को ये बताइए। पर्सनल थोड़ी है। पर्सनल नहीं है, लेकिन ये पार्क भी नहीं है, ये तो डीसी ऑफिस है ना, डीसी ऑफिस है। आपके पास कोई परमिशन है यहाँ वीडियो बनाने का? हमारे रिपोर्टर को नियम और कायदा पढ़ाने वाला ये कर्मचारी अक्षय चौहान है, जो कलेक्ट्रेट में नीति आयोग में पोस्टेड है। इनकी दलील तो आपने सुन ली, अब आपदा नियम पर डीसी साहब क्या कहते हैं ये भी सुनिए। कार्यालय परिसर में बिना मास्क कवर के प्रवेश वर्जित भी है। इसके साथ साथ जितने भी कार्यालय कर्मी हैं उनकी सैंपल टेस्ट भी हुई है और भविष्य में भी रेगुलरली हम लोग इसका करवाएंगे। इसके अलावा जो गेट पर देखा हुआ है कि हैंड सैनिटाइजर मशीन लगा हुआ है, ऑटोमेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन है। जाहिर है डीसी साहब जो कह रहे हैं उसका पालन उनके ही ऑफिस में नहीं हो रहा। ऐसे में जिले की जनता पर थोड़ी सी गलती के लिए कठोर कार्रवाई कितना जायज है, ये सोचने वाली बात है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। तो नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं अलग अलग। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पलामू से खबर, जहां कोरोना संक्रमण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बैंकों और दूसरे कार्यालय में नियमों के प्रति लापरवाही साफ देखी जा रही है। बैंक में ग्राहक बिना मास्क लगाए पहुंच रहे हैं। ऐसे में एसपी संजय लिंडा ने कल विभिन्न बैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसबीआई मेन शाखा में एसपी ने बैंक अधिकारियों को सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। बैंक के सुरक्षा गार्डों को भी विशेष निर्देश दिए गए। निरीक्षण के बाद मुख्य शाखा प्रबंधक अजीत कुमार ने सभी नियमों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। सदर एसडीपीओ के साथ में एसबीआई का मुख्य ब्रांच का औचक निरीक्षण किया है और हम लोगों ने एक निर्देश जारी किया है कि बैंक की चेकिंग के लिए, इसमें एक अभियान की तरह ये कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी बैंक का सुबह चेकिंग किया जाता है। उसमें हमने निर्देश किया है कि सभी बैंक में जाते हैं तो वहाँ लोगों से जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ करना है, टोका टोकी करना है और बैंक में भी अंदर घुस के औचक निरीक्षण करना है। ग्राहकों के लिए सैनिटाइज करने का
और मास्क में करने का अनुरोध अपील किया है। और हम अपील करते हैं कि जब वो बैंक में आए तो सामाजिक दूरी को बरकरार रखें। वहीं जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने अनोखे तरीके का सहारा लिया है। जिला प्रशासन अब शहर में लगे लाउड स्पीकर से लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश सुना रहा है। इसके साथ ही कई चौक चौराहे पर लगे इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग पर भी कोरोना से बचाव के तरीके फ्लैश कराए जा रहे हैं ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें। कोरोना वायरस जमशेदपुर शहर में तेजी से अपना पैर पसार रहा है, बावजूद लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन एक अनोखा अभियान चला रहा है। और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पे हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि शहर के तमाम चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ ये लाउड स्पीकर जो है शहर के तमाम चौक चौराहों के साथ साथ जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं और बाज़ारें हैं, जहाँ बाज़ारों में लोगों की भीड़ उमड़ती है, वहाँ इस तरह के लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। और 24 घंटे लोगों को इस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार द्वारा लगाए गए शहर के तमाम चौक चौराहों पर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन है। उस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस तरह कोविड के प्रति सरकारी नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोगों की मौत हुई है उसका भी आंकड़ा यहाँ दिया जा रहा है। कितने कैसे कोरोना के लक्षण है वो भी लोगों तक बताया जा रहा है। साथ ही साथ इसके प्रति कैसे हम बचे उसका भी पूरी जानकारी इस टीवी स्क्रीन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और वही मैं आपको दूसरी तरफ नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि तमाम बस्ती और इलाकों में गलियों घूमकर वाहनों के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और ये बस्ती बस्ती जाकर इस तरह के वाहन जो है वो लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस तरह के अभियान से इन लोगों पर कितना असर पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो जमशेदपुर में अभियान चलाया जा रहा है। उधर साहिबगंज में गंगापुर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम और विपक्षी पार्टी बीजेपी दोनों ने इस पर दावा किया है। जेएमएम नेता सरफराज ने इसे जेएमएम सांसद विजय हांसदा और सीएम हेमंत के प्रयासों का नतीजा बताया है, तो बीजेपी नेता इसके लिए पूर्व सीएम रघुवर दास को श्रेय दे रहे हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक रघुवर दास के काल में ही पुल निर्माण के काम को अंतिम रूप दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने इसके लिए पीएम के प्रति भी आभार जताया। गोड्डा के सांसद और इस क्षेत्र के विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने पिछले दिनों केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से मिलकर इस टेंडर को क्लियर कराया। बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अगर सरकार में हम हैं, राज्य की सत्ता में हम हैं और हमारे समय में कोई काम अगर पूरा होता है तो क्यों नहीं श्रेय लेंगे इसका, बिल्कुल श्रेय लेना चाहिए। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।